सुमित्रा के घर में सब अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार हंसता खेलता था। पर फिर घर में एक और नई बहू आ जाती है। वैसे आप लोग ने एक कहावत तो सुनी होगी, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है। कविता, मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम घर के बाकी काम कर लो। दीदी रहने दो, अब खाने में बचा ही क्या है। सब्जी दाल चावल तो मैंने बना दिए, बस 4 रोटी ही तो सेकनी है। आप वो 4 रोटी सेक के मुझसे घर के काम करवा रही हो। हाँ, ये तो वो मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कविता, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि सारा काम तुम अकेली करती हो। भूलो मत, तुम्हारी मैंने पूरी मदद करी थी घर के कामों में। अगर आपने मेरी इतनी ही मदद करी है तो थोड़ी सी और मदद कर दो। अगर ऐसी बात है ना तो रहने दो, घर के वो काम भी मैं खुद कर लूँगी। तुम जाकर टीवी ही देख लो। वैसे भी आज का तुमने अपना फेवरेट सीरियल देखा नहीं ना, इसलिए सास बनकर मुझसे लड़ रही हो। दोनों बहू की लड़ाई सुनकर सुमित्रा वहाँ आती है और उन्हें चूहे बिल्ली की तरह लड़ता देख दोनों पर नाराज़ हो जाती हैं। अरे अब क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों चूहा बिल्ली की तरह? औरों के घर में भी बहुएं होती है, पर उनकी बहुएं तो तुम्हारी तरह नहीं लड़ती। माँ जी, जब तक मेरी प्यारी देवरानी नहीं आई थी तब तक हमारे घर में भी कहाँ लड़ाई होती थी, पर जब से ये महारानी जी हमारे घर में पधारी हैं, इनके तो रोब ही अलग है। हाँ, आपको तो मैं खटकूंगी ही ना। जब तक मैं नहीं थी आप अकेले इस घर में राज कर रही थी। आपने सोचा ऐसी देवरानी आएगी जो आपकी नौकरानी बन जाएगी, पर मैं उनमें से हूँ नहीं ना। अरे चुप करो तुम दोनों, सुबह होते नहीं दोनों लड़ना शुरू कर देती हो। माँ जी, मुझे इससे लड़ने का कोई शौक नहीं है। इसको बोलो मुझसे दूर रहा करे। और रही खाना बनाने की बात, अगर यही सारे काम करती है तो ठीक है, मैं आपसे खाना ही नहीं बनाऊंगी। ये अकेले बना ले सबके लिए खाना, और घर के काम मैं करूंगी। इतना बोलकर सीमा रसोई के काम छोड़ देती है और रसोई की पूरी जिम्मेदारी कविता के ऊपर आ जाती है। अब कविता अकेले ही इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। एक दिन जेठानी जी कितनी चालाक है, कितनी चालाकी से रसोई की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी, और खुद क्या करती है, सिर्फ झाड़ू पोछा। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उस दिन खाने के लिए लड़ पड़ी। अच्छा होता वही बनाती 10 जनों का खाना। कविता गुस्से में सबके लिए खाना बनाती है, जिस वजह से आज का खाना कुछ अच्छा नहीं बनता। और रात में जब सब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो सब खाने में कमियां निकालते हैं। आज खाना किसने बनाया है? खाने में ज़रा भी स्वाद नहीं, किसी में मसाला नहीं तो किसी में नमक तेज़ है। और ये सब्जी देखो, ये तो पूरी तरह से जल चुकी है। अरे घर के कामों में ध्यान नहीं रहता क्या? अरे आप भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। अगर 30 दिन अच्छा खाना इंसान खाता है तो एक दिन उसे बुरा भी खाना चाहिए। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। नहीं माँ जी, कहने दीजिए ससुर जी को, आखिर वो सच ही तो कह रहे हैं। मुझे खाना बनाना थोड़ी ना आता है, इसीलिए ना अब से मैं घर में किसी के लिए भी खाना नहीं बनाने वाली। मेरा किचन अब अलग होगा, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी। बाकी घर के लोग देख ले उन्हें किसके हाथ का खाना है। मौका मिलती ही कविता अपनी बात घर वालों के सामने रख देती है और वो अपनी रसोई अपने कमरे में ले जाती है, जहां वो सिर्फ अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सीमा अकेले पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भी कविता की तरह अपनी रसोई अपने कमरे में ले जाती है। अरे बहू, ये सब क्या है? तूने भी छोटी बहू की तरह अपने कमरे में ही रसोई निकाल ली। तो और क्या करूँ माँ जी, मैं उससे पहले इस घर में आई थी। शुरू से लेकर अब तक मैं ही पूरे परिवार का ख्याल रख रही हूँ। और अब उस महारानी को देखो, आते ही अपना रसोई लेकर अलग हो गई। जब वो अलग हो सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? अब से मैं भी सिर्फ अपने बच्चे और अपने पति का खाना बनाऊंगी। कविता की ये बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कह पाती और सुमित्रा की आंखों के सामने ही उसके घर का मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था। सुमित्रा चाहकर भी अपने घर के हालातों को ठीक नहीं कर पा रही थी। अब तो ना छोटी बहू खाने को पूछती, ना ही बड़ी बहू, जिस वजह से सुमित्रा भी अपनी रसोई अपने कमरे में कर लेती है और वो भी अपने और अपने पति के लिए अलग खाना बनाने लगती है। घर की औरतों के बीच की लड़ाई देखकर अब घर के आदमी परेशान हो गए। भैया, घर की औरतों की लड़ाई में हम बेचारे इस घर के मर्द पीस रहे हैं। मेरा तो कमरे में सोने का ज़रा भी दिल नहीं करता। तुझे क्या लगता है मुझे मज़े आ रहे हैं? अरे कमरे में जाते ही खाने की खुशबू आती है। गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं पूरी रात सही से सो भी नहीं पाता। और जब आँख लगती है तो तेरी भाभी खाना बनाने लगती है। इतना छौंक लगता है कि खांसते हुए बिस्तर से उठता हूँ। घर के मर्द आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी सीमा और कविता अपने अपने पतियों के लिए खाना लेकर आती है।
और उनकी बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को ताने देने लगती हैं। आप अपने जिस भाई के साथ बैठकर सुख दुख बांट रहे हो ना, ये सब कुछ उसी की बीवी की वजह से हुआ है। अतुल जी, कोई फ़ायदा नहीं किसी की मदद करके या उसका दुख दर्द सुन के, क्योंकि लोग तो ताने देने से पीछे नहीं हटते। पर मेरी भी एक बात हमेशा याद रखना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अरे यार, तुम दोनों आपस में ही बात कर लो ना, क्यों हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हो? मैं और आपकी बीवी से बात? माफ़ करना देवर जी, मैं दीवार में सर पटकना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी देवरानी से बात नहीं करूंगी। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात नहीं करती, पर अपने पतियों के जरिए एक दूसरे को ताने ज़रूर देती हैं। ये देखकर घर के मर्द चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अपनी बहू की ऐसी हरकतें देखकर अब बेचारी सास भी अपना खाना अपने कमरे में बनाने लगती है, जिस वजह से अब अतुल और अनुज के पिता भी उन दोनों के साथ बैठकर बातें करते हैं। पहले तो इस घर की बहू का दिमाग खराब हुआ था, पर अब तो तुम्हारी माँ का भी हो गया। उसने भी अपना नया किचन बना लिया है कमरे में। पिताजी, मेरा तो दिल ही नहीं करता कमरे में जाकर सोने का। कमरे में जाऊंगा तो सामने खाना लगा देगी, खाना खाऊंगा और वहीं पर बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा घर और रसोई होने के बाद भी इस घर में 3-3 रसोई बनेगी और एक कमरे में ही सोना, खाना, पीना सब करना पड़ेगा। पर अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे ना, मुझे बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। मैं जा रहा हूँ कमरे में। अब तीनों बाप बेटे आपस में बात करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और कमरे में जाते ही वो लोग देखते हैं कि कमरे की हालत बहुत बुरी है। कुछ बर्तन बिस्तर पर है तो कुछ बेड के आसपास। पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। कमरे में से सिर्फ खाने की स्मेल आ रही है, जिस वजह से वो तीनों अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस कमरे में खाना बन रहा है उसी में सोना। अरे, उस कमरे में सोने से तो अच्छा है कि मैं रसोई को अपना कमरा बना लूँ। सही बोल रहा है बेटा। तो ऐसा करते हैं कि अब हम कमरे का त्याग करते हैं। अब क्या था, घर के मर्द अपने कमरे में ना जाकर रसोई में ही सोना शुरू कर देते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के आदमियों को रसोई में सोता देख घर की औरतों को अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो सभी अपनी नाराज़गी खत्म नहीं करती। अब घर की औरतों की लड़ाई रसोई और कमरे से खत्म होकर बाथरूम पर आ जाती है। अरे कल मुही कहीं की बाथरूम में जाकर सो गई है क्या? निकलना भी है या नहीं? 1 घंटा लगा रही है। क्या हुआ माँ जी, आप बाथरूम के बाहर साड़ी पकड़ कर क्यों खड़ी हैं? अरे जिस घर में तुम जैसी बहुएं होगी, उस घर की सास बेचारी बाथरूम के बाहर ही तो खड़ी होगी। माँ जी, बहू भी तो आपकी ही पसंद की है, वरना मेरी पसंद की तो लड़की कोई और थी। काश कि वो मेरी देवरानी बनती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे ओ महारानी, आज के दिन निकल जाओगी वॉशरूम से या नहीं? इस तरह से सुमित्रा के बाद सीमा भी लाइन में खड़ी हो जाती है और कविता बाहर निकलते ही अपनी जेठानी से लड़ना शुरू कर देती है। लगता है जेठानी जी, आपके घर वालों ने आपको कोई शिक्षा नहीं दी। जब कोई वॉशरूम में होता है तो बाहर इस तरह से शोर नहीं किया जाता। शायद तुम्हारे भी घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि जब बूढ़े बुजुर्ग को इमरजेंसी आई हो तो थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए। वैसे मुझे तो जाना भी नहीं है, मैं तो तुमसे पहले हो आई हूँ। मैं तो बस माँ जी के लिए दरवाज़ा पीट रही थी। दोनों देवरानी जेठानी के बीच वॉशरूम को लेकर नोक झोंक शुरू हो जाती है और ये सब कुछ दूर बैठे घर के मर्द देख रहे थे, जिस पर अतुल अपने भाई और पिता से कहता है, भैया, अब तो इस घर में वॉशरूम को लेकर भी पंगे शुरू हो गए। अब क्या करें? अब क्या हमें वॉशरूम में सोना पड़ेगा? बेटा, कहीं भी सो जाओ, जहाँ सास बहू होंगी वहाँ पंगे तो होने ही है। इतना बोलकर घर के सारे मर्द अपने सर पर हाथ रखकर परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की औरतों के बीच में अब भी बहसबाजी चल रही थी। श्री शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और अपनी 16 साल की बेटी शालिनी और पत्नी के साथ बड़े आराम से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। शर्मा जी की पत्नी हाउसवाइफ थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उनके अंदर कुकिंग का हुनर था, लेकिन शर्मा जी को अपनी पत्नी के इस टैलेंट की जरा भी परवाह नहीं थी। एक दिन सुबह के वक्त, अरे भाई, कहाँ हो? जल्दी चाय बनाकर लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी लाती हूँ जी, आज देर हो गई। वो कल रात को जरा सोने में देर हो गई थी ना। शालिनी को चाउमीन बनाना सिखा रही थी। शालिनी के कॉलेज में कंपटीशन है।
तुम शालिनी को कुकिंग सिखा रही थी। अरे उसे कंपटीशन से बाहर निकलवाने का इरादा है क्या? तभी वहाँ पर शर्मा जी की बेटी शालिनी आ जाती है। गुड मॉर्निंग पापा। और आप मम्मा से क्या कह रहे? आप जानते नहीं मम्मा कितना अच्छा खाना बनाती हैं। अरे क्या होता है अच्छा खाना बनाने से? इंसान की कोई भी चीज तब काम आती है जब वो नौकरी करे, कुछ कमाए। ये खाना बनाने का काम तो दुनिया की सब औरतें करती है, इसमें क्या अलग है? लेकिन मैंने तो इस घर को संभालने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के चलते कभी नौकरी करने के बारे में सोचा भी नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है जी? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे इस कुकिंग के जरिए तो तुम्हें बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली थी और तुम महीने के लाख रुपए घर लेकर आने वाली थी। मैंने कहा ना, नौकरी करने के लिए इंसान को कुछ आना चाहिए। घर में बैठकर 2 वक्त रोटी बनाने से पैसे नहीं कमाए जा सकते। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी मम्मा बहुत टैलेंटेड है और देखना एक दिन वो जरूर कुछ अच्छा करेंगी। अरे जब करेगी तब देखा जाएगा। अभी तो एक काम करो, रसोई में जाओ और मेरे लिए लंच बनाओ, यही तुम्हारा काम है। इतना कहकर मिस्टर शर्मा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर मिसेस शर्मा और शालिनी दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। क्या माँ, आप कुछ करती क्यों नहीं? देखा ना पापा आपसे कैसे बात करते हैं। अरे तेरे पापा ठीक ही तो कहते हैं बेटा। एक हाउसवाइफ का काम सिर्फ घर में बैठकर खाना बनाना है और इससे पैसे नहीं कमाए जाते। वैसे ये सच भी तो है। मेरा काम ही यही है कि तुम और तुम्हारे पापा ठीक से काम करो, तुम्हारा ध्यान रखूं मैं। अच्छा ठीक है माँ, तुम कुछ मत करो, लेकिन देखना एक दिन पापा को तुम पर गर्व होगा। अरे क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझने की जरूरत नहीं है मम्मा। इतना कहकर शालिनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब शर्मा जी ऑफिस से लौट कर आए तो काफी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं, कोरोना की वजह से ऑफिस में कॉस्ट कटिंग चल रही है और मेरी नौकरी भी चली गई। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं जी? सच कह रहा हूँ, आज ही नोटिस मिला है। बॉस ने कहा कोई नई नौकरी ढूंढ लो। अब क्या होगा? होना क्या है, तुमने तो कभी कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम्हारी कोई नौकरी होती तो कुछ दिन का काम तो चल जाता। अब मैं अकेला कहाँ तक कमाऊं और तुम सबका ख्याल रखूं? आप क्यों मुझसे बार बार ये सब कहते हैं? आप जानते हैं ना, घर की जिम्मेदारियों को संभालने के चक्कर में ही मैंने कभी नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा। तो कुछ और कर लेती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती। अब ऐसी स्थिति में कुछ दिन ही सही घर का खर्चा निकल तो जाता। शालिनी भी कॉलेज में पढ़ती है, उसकी भी पढ़ाई के पूरे खर्चे हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो कैसे काम चलेगा? बात तो आपकी ठीक है, मेरी गलती है। मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए था, लेकिन घर के कामकाज में कभी वक्त ही नहीं मिला कि कुछ कर सकती। अब छोड़ो भी, ये सब बहाने हैं। जिसके अंदर कुछ काम करने की लगन होती है ना, वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तुम वैसे भी करती क्या हो सारा दिन घर में? मैं ऑफिस चला जाता हूँ, शालिनी कॉलेज चली जाती है, उसके बाद बस यही टीवी सीरियल देखना तो तुम्हारा काम है। ठीक उसी वक्त शालिनी अपने कॉलेज से लौट कर आती है। माँ, आपने मुझे जो चाउमीन बनाना सिखाया था ना, उसकी वजह से कॉलेज के कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। ये देखो मेरा प्राइज। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन देखो तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई। बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मम्मा? जब तक पापा को कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक सब कुछ आप संभालो। अरे लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मम्मा, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं और कोरोना की वजह से कई लोगों को खाने की जरूरत है। क्यों ना हम अपने घर से ही एक छोटा सा टिफिन सेंटर शुरू करें? लेकिन बेटा, ये सब होगा कैसे? आप उसकी चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। सोशल मीडिया है ना, मैं उसके जरिए आपके टिफिन सेंटर का प्रमोशन करूंगी। मुझे तो लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। ठीक है, तुम दोनों कोशिश करना चाहती हो तो कर लो।
अगले दिन से ही शर्मा जी की पत्नी और उनकी बेटी शालिनी ने जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनाकर उन तक पहुंचाना शुरू कर दिया। बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो गए। शालिनी अपने सोशल मीडिया पर अपनी माँ के टिफिन सेंटर का प्रमोशन करने लगी और देखते ही देखते काफी सारे ऑर्डर उन्हें मिलने लगे। फिर एक दिन शाम को, देखिए पापा, ये है मम्मा की पहली कमाई, पूरे 10,000 रुपए मम्मा ने अपने टिफिन सेंटर से कमाए हैं। क्या कह रही हो शालिनी? क्या सच में ये सब तुम्हारी मम्मा के बनाए हुए खाने से कमाई हुई इनकम है? जी पापा, आप हमेशा मम्मा से कहा करते थे ना, वो कुछ कमाती नहीं, कोई काम नहीं करती। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको मम्मा पर प्राउड फील हो। तुम सही कह रही हो बेटा। मैंने हमेशा तुम्हारी मम्मा को सिर्फ ताने मारे हैं, कभी उसके हुनर को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता था तुम्हारी मम्मा सिर्फ एक हाउसवाइफ है जो अपने जीवन में खाना बनाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये पैसे मेरी कमाई के हैं। मेरा मतलब, सच में मैं अपने जीवन में कुछ कर सकती हूँ। शालिनी, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था बेटा। तुमने मेरा जीवन बदल दिया। लेकिन अब आगे से मैं अपनी पत्नी का पूरा साथ दूंगा। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मैंने हमेशा तुम्हें ताने मारे और किसी लायक नहीं समझा, लेकिन अब समझ गया हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मेरी नौकरी चली गई और तुमने घर के खर्चे कितनी अच्छी तरह संभाल लिए। मुझे माफ कर दो। एकांश पैसे कमाने और परिवार की मदद करने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाता है। जहां पहुंचकर कोई काम नहीं मिलने पर वो सब्जी की रेडी लगाना शुरू करता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी सब्जी, आलू, बैंगन, प्याज। सब्जी वाले की आवाज सुन अदिति की मम्मी बाहर निकल आती है और सब्जी खरीदने लगती है। आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैडम, कुछ दिन पहले ही गांव से आया हूँ। ओहो, गांव से आए हो, सब्जी बेच रहे हो और मैडम बोलते हो। मैडम, पढ़ाई तो मैंने भी की है, बस गांव से हूँ तो शहर वाले काम नहीं देते। पेट भरने के लिए कुछ तो करना है, इसलिए सब्जी बेचने लगा। बातों बातों में जान पहचान बढ़ने लगी। अब वो रोज एकांश से ही सब्जी खरीदने लगती है, जिससे मजाक बातचीत के बीच एकांश और अदिति की जान पहचान भी बढ़ जाती है। कुछ समय बाद एकांश रेडी छोड़ अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। वाह, तुमने तो कुछ ही महीनों में अपनी दुकान भी बना ली। समझदार हो। अरे मैडम, अभी तो दुकान किराए की है, पर आपके मुंह में घी शक्कर, जल्द ही अपनी भी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है, हर काम करने का तरीका देखकर लगता है दिमाग भी अच्छा है। अगर इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अदिति की बातें और उसका व्यवहार एकांश को बहुत अच्छा लगता है, जो धीरे धीरे दोनों की तरफ से प्यार में बदल जाता है। एक दिन बहुत हिम्मत कर एकांश अदिति के घर पहुंचता है। अरे एकांश, तुम यहाँ कैसे? अब तो सब्जी भी तुम्हारी दुकान से ही खरीदते हैं। जी बिल्कुल, पर मैं यहाँ आपसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। अब एकांश लंबी सांस लेते हुए अपनी और अदिति की शादी की बात करता है, जिसे सुनते ही अदिति की मम्मी हैरान होने के साथ गुस्से से लाल भी हो जाती हैं। मतलब हमने तुम्हारे साथ थोड़ा हंस बोल के आ लिया, तुम तो सर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। इतने बड़े सपने मत देखो जो कभी पूरे ना हो। सही कहते थे सब, तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस निकालेगी। मम्मी, आप ही हमेशा बोलती हो ना, इंसान की पहचान उसके दिल और व्यवहार से होती है, उसके काम से नहीं। और आज खुद ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं भी एकांश को पसंद करती हूँ। मैडम, मैं आपकी बेटी को हमेशा बहुत खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी 4 जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते, खुश रखने की बातें करते हो। अदिति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, उसका एक स्टैंडर्ड है जो तुम्हारे अंदर अगले जन्म तक नहीं आ सकता। और वो सब छोड़ो, शादी करके रखोगे कहाँ? उस टूटे हुए एक कमरे के अंदर? मैडम, आप हमारे प्यार पर पैसों का वार कर रही हो, पर आप अदिति की मम्मी हो, इसलिए मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि शादी तभी करूंगा जब आपकी ये पैसे वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
ये कहकर एकांश वहां से चला जाता है, लेकिन अदिति उन दोनों के बीच फंस जाती है, जो उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अगली शाम अदिति एकांश की दुकान पर पहुंचती है। ये सब क्या चल रहा है? क्या यहाँ किसी को मेरी फिक्र है भी या नहीं? सबको अपनी जिद पूरी करनी है। जब मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें मम्मी को ये सब क्यों साबित करना है? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं ये सब कुछ साबित करने के लिए नहीं, तुम्हारी मम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, और उनकी मर्जी या आशीर्वाद के बिना हम शादी नहीं करेंगे। सोचो, आखिर तुम्हारे अलावा उनका इस दुनिया में है ही कौन? थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। एकांश पर भरोसा कर अदिति मान जाती है और इसी तरह महीने बीत जाते हैं, जिसमें थोड़ी सेविंग्स और थोड़े लोन के साथ एकांश नई पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी की शॉप खुलता है। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने के साथ वो दुकान के अंदर नया और ज्यादा सामान रखने लगता है। कुछ ही समय में लोगों के बीच उसकी दुकान मशहूर होने लगती है। मान गए जनाब, तुमने जो बोला करके दिखाया। ये बस आधा रास्ता है। अभी दुकान का लोन पूरा कर इसे पूरी तरह अपना बनाकर घर खरीदना है, और फिर मम्मी पापा को भी गांव से शहर बुलाना है। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है, जिसमें अब लोन पूरा कर दुकान अपने नाम कर एकांश घर के साथ गाड़ी भी खरीद लेता है। अब मम्मी पापा को भी गांव से बुला लो ना यहाँ पर। बुलाना क्यों, गाड़ी लेकर खुद जाऊंगा। गांव वालों ने उन्हें बहुत ताने दिए हैं। ये उनका जवाब होगा। अब तुम मेरे साथ चलोगी अदिति? अदिति घर में झूठ बोल एकांश के साथ उसके गांव चली जाती है, और यहाँ उसकी मम्मी को लगता है कि अब बेटी की लाइफ से एकांश का किस्सा खत्म हो गया है। लंबा टाइम लगा, लेकिन चलो, कम से कम उस सब्जी वाले का किस्सा तो खत्म हुआ। अब मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा पढ़ा लिखा बढ़िया नौकरी वाला लड़का ढूंढूंगी। एक तरफ मम्मी के दिमाग में ये सब चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एकांश शादी के लिए बिल्कुल तैयार होता है और अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ शादी का रिश्ता लिए अदिति के घर पहुंच जाता है। ये देखकर उसकी मम्मी हैरान रह जाती है। उम्मीद है आंटी जी, अब आपके हिसाब से मैं अदिति से शादी करने लायक बन गया हूँ। जी, अब हमारे बेटे के पास अपना घर, गाड़ी और दुकान भी है। इसने वो सब कर दिखाया जिस पर आपने सवाल उठाए थे। मम्मी, वैसे तो मुझे पहले भी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो आपकी सब ख्वाहिशें भी पूरी हो गई। इसके आगे शादी के लिए ना बोलने का आपके पास कोई रीजन नहीं है। अचानक इतना सब होते देख अदिति की मम्मी बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोलना शुरू करती है। मान लिया, तुमने बहुत कम समय में अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बिजनेस का क्या है? आज प्रॉफिट तो कल लॉस भी हो सकता है। इसमें मेरी बेटी की लाइफ सिक्योरिटी कहाँ है? अरे बहन जी, लाइफ सिक्योरिटी खुशियों और सुकून में होती है, पैसों में नहीं। सोचिए, अगर आपकी बेटी की शादी किसी नौकरी वाले से कराओ तो क्या पता कल उसकी नौकरी चली जाए, फिर दोबारा नौकरी कब मिले कब नहीं। अरे क्या पता कहीं दूर ट्रांसफर हो जाए। सिक्योरिटी कहीं नहीं है, पर यहाँ प्यार जरूर है, जो हर दिन इन दोनों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देगा। सबकी इतना समझाने के बाद भी अदिति की मम्मी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती। अब इस बार अदिति को गुस्सा आ जाता है। किसी चीज की एक हद होती है मम्मी, आपको पता भी है। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार थी, पर ये इंसान आपकी खुशी और आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करना चाहता। इसी ने मुझे समझाया और रोका। आपकी हर पॉइंटलेस बात को इसने पूरा कर दिखाया। ये है इसके संस्कार। फिर भी आपको हमारे प्यार, उसकी इंसानियत और काबिलियत के आगे कास्ट और बैकग्राउंड दिख रहा है। बेटी की बातें सुन उसके मन में अपने लिए इतनी कड़वाहट और गुस्सा देख माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उन दोनों से माफी मांगती है और आखिरकार अदिति और एकांश की शादी हो जाती है, जिसके बाद अदिति अपनी मम्मी को भी साथ ले जाती है और सब एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।